तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर हमारा 4 है। चैप्टर नंबर 4 है परमाणु संरचना। अब परमाणु संरचना के बारे में हमने बात किया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बात किया है। साथ ही साथ थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में हमने बात किया है। अब बेसिकली आगे जो हमको बात करना है वो बात करना है बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। और यहाँ पर अगर 9th में बात करें तो फाइनली हम यही पढ़ने वाले हैं। लास्ट हमारा परमाणु मॉडल बोर का परमाणु मॉडल। अब बोर का जो परमाणु मॉडल था वो क्या था, इसके बारे में हम बात करेंगे। बोर का परमाणु मॉडल, और ये दिया गया था 1913 ईस्वी में नील्स बोर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? नील्स बोर के द्वारा। अब ये परमाणु मॉडल था क्या? क्या जो हमने पहले पढ़ा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या थॉमसन का परमाणु मॉडल, क्या उससे मिलता जुलता है क्या? बिल्कुल। अगर तुम परमाणु के बारे में भी देखो, जो 600 बीसी पहले महर्षि कनाद ने बताया कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है वो परमाणु कहलाता है। अब बात वही है, उसी बात को आगे बढ़ा करके परमाणु के बारे में और बहुत ज्यादा से ज्यादा खोजें की गई। इसी तरह से जब थॉमसन ने पहली बार बताया कि परमाणु जो है ना, परमाणु के अंदर धन आवेश और ऋण आवेश बराबर संख्या में होते हैं, इस बात को कोई भी जो साइंटिस्ट है ना, रसायन शास्त्री है, वो इस बात को तो नेगलेक्ट नहीं किया कि परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। कोई भी व्यक्ति इसको झुठला नहीं पाया। बस उसमें कुछ कुछ और बातें ऐड होती चली गई। एक बार देखो हमने क्या देखा, हमने एक बार बोर के परमाणु मॉडल को चर्चा करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। यहाँ पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, फिर जाके चलेंगे बोर के परमाणु मॉडल पर। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया था कि परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। ठीक है, पहली बात रदरफोर्ड ने ये बताया था, है ना। ये देखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमने डिटेल में देख लिया है, तो ये इसलिए देख रहे हैं ताकि बोर का जब परमाणु मॉडल देखे ना तो तुम समझ पाओ कि जो बोर का जो परमाणु मॉडल आया है सिर्फ बोर का ही परमाणु मॉडल नहीं है, उसमें थॉमसन के द्वारा बताई गई बातें भी है, उसमें रदरफोर्ड के द्वारा बताई गई बातें भी है। क्लियर है बात? चलो जी। चलो, दूसरी बात जो यहाँ पर हमारे रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया वो था कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। किसमें होता है? नाभिक में होता है। तीसरी बात जो नील्स ये रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया, ये बताया गया कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ये परमाणु के अंदर में बताया गया। चौथी बात, परमाणु के अंदर में नाभिक होता है और नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन से बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इस बात को हम समझाने वाले हैं, ऐसा नहीं चले जाएंगे, पहले हम एक बार नोट डाउन तो कर लो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। और पांचवी बात जो बताया रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये 4-5 बात जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से निकल के आता है। अब इनके कहने का मतलब क्या था ये समझो। इनके कहने का मतलब था अगर मान लो हमारे पास एक एटम है, ये परमाणु है, यहाँ पर जो है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नाभिक है। नाभिक बहुत छोटा होता है और परमाणु का आकार अपेक्षाकृत बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा होता है। तो ये हमारा परमाणु है और परमाणु का ये जो है ये नाभिक है। जैसा कि तुमको दिख रहा है नाभिक बहुत छोटा है और परमाणु बहुत बड़ा है। पहली बात इन्होंने बताया। संपूर्ण द्रव्यमान जो है वो परमाणु के नाभिक में होता है, मतलब जो भी द्रव्यमान होता है ये परमाणु के नाभिक के वजह से ही होता है। परमाणु के अंदर जो भी द्रव्यमान है वो परमाणु के नाभिक की वजह से है, सारा सारा द्रव्यमान यही है। तीसरी बात है प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। कहने का मतलब है जितना धन आवेश होता है परमाणु के अंदर में उतना ऋण आवेश होता है परमाणु के अंदर में, इन्होंने यह भी बताया। नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन से बहुत कम होता है, मतलब नाभिक एक छोटे से जगह पर होता है जबकि परमाणु बहुत बड़ा है।
ठीक है, जैसा कि तुमको दिख रहा है। फिर पांचवा है यहाँ इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और ये जो तुमको दिख रहा है ये चक्कर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग कक्षाओं में चारों ओर यहाँ पर चक्कर हमारा लगाता रहता है। तो ये किनका मॉडल था? ये रदरफोर्ड का मॉडल था। अब हमको देखना है निल्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, आ जाओ जी, निल्स बोर ने क्या बताया इसको हम लोग देख लेते हैं। निल्स बोर का परमाणु मॉडल, ये तो देखिए ही ना, निल्स बोर 1913 में गया था। ये रदरफोर्ड कर देते हैं इसको हम, है ना, ये रदरफोर्ड कर देते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आ जाओ जी, अब निल्स बोर का परमाणु मॉडल देखो। निल्स बोर का परमाणु मॉडल ये क्या है और कब दिया गया? देखो यहाँ से 1913 ईस्वी में दिया गया। तो बोर साहब क्या बताए थे? बोर साहब ने क्या बताया था? आ जाओ देखिए, बोर साहब ने पहले बताया कि बाबू जो परमाणु है ना, वो तो थॉमसन महोदय ही बता के चले गए कि परमाणु हमारा गोलीय होता है ना। निल्स बोर ने क्या बताया इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। आ जाओ जी, निल्स बोर ने बताया कि परमाणु जो के बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन, नाभिक के बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, निल्स बोर ने क्या बताया? निल्स बोर ने बताया पहली बात कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। पहली बात बताया है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और ये बात तो यहाँ पर हमारे रदरफोर्ड महोदय ने भी बताया था, देखो यहाँ से। ठीक है, लेकिन दूसरी बात इन्होंने बताया जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन्होंने बताया कि चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा में, इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती है, कोई कमी नहीं होती है। और ये बात रदरफोर्ड महोदय या थॉमसन का तो बात ही नहीं है, थॉमसन जी का तो बात ही नहीं है, बट यहाँ पर जो है ना निल्स बोर ने बता दिया। ये रदरफोर्ड समझाने में असफल रहे थे कि चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन तो ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन का एक ना एक समय क्या होगा, ऊर्जा बहुत कम हो जाएगा, चक्कर लगाने के क्रम में उसका ऊर्जा कम होगा और धीरे धीरे ये नाभिक में आके गिर जाएगा। तो निल्स बोर ने बताया भाई देखो, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है ना, तो इसकी ऊर्जा में कमी या बढ़ोतरी होता ही नहीं है, इसका ऊर्जा कांस्टेंट रहता है। तो इसका ऊर्जा क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, कमता या बढ़ता नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ पर निल्स बोर ने, बोल सकते हैं अपने तरीके या अपने प्रयोगों के आधार पर ये बात उन्होंने बताया। तीसरी बात जो है, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उसे ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कक्ष कहते हैं, ऊर्जा कक्ष कहते हैं। कहने का मतलब है देखो, ये अलग अलग कक्षा है ना, ये अलग अलग कक्षा है, इन अलग अलग कक्षाओं में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। अब इन अलग अलग कक्षाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब एक बात है यहां पर, ऊर्जा स्तर को हम लोग किससे सूचित करते हैं? ऊर्जा स्तर को बेसिकली हम सूचित करते हैं P K L M N O। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये हमारा पहला ऊर्जा स्तर है तो ये K हो गया, दूसरा ऊर्जा स्तर है तो ये L हो जाएगा, तीसरा ऊर्जा स्तर K L M हो जाएगा, अगर कोई चौथा ऊर्जा स्तर आता है तो M K L M ये हमारा N हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग 1 2 3 4 भी सूचित कर सकते हैं, 1 2 3 4, पांचवा भी आ सकता है। तो ऊर्जा स्तर या जो कक्षा होता है उसको K L M N या हम 1 2 3 4 5 इस प्रकार से सूचित करते हैं। क्लियर है बात? तो ये दो नई बात है जो निल्स बोर के परमाणु मॉडल में हमको देखने को मिल रहा है। चलो जी, चौथी बात इन्होंने क्या बताया?
चौथी बात बोर जी ने बताया कि बाबू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूद सकता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूद सकता है, कूद सकता है, ये बताया इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूद सकता है। अब समझो बात से, अगर इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कक्षा से अगर बाहर वाले कक्षा में जा रहा है, सपोज यहाँ पर हम दूसरा पिक्चर बना देते हैं, यहाँ से सपोज हमारे पास ये कक्षा क्या है, ये चलो यहाँ से हमारे पास ये हमारा परमाणु थोड़ा गड़बड़ हो गया, अंडाकार हो गया ना, चलो जी ये हो गया हमारा एटम। अब सपोज हम कर रहे हैं कि परमाणु हमारा इस वाले कक्षा से, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले कक्षा से यानी कि अंदर वाली कक्षा से यदि बाहर वाला कक्षा में जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण, मतलब यहाँ से ऊर्जा देंगे तब इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कक्षा से बाहर वाला कक्षा में जाएगा, मतलब हमको किसी न किसी रूप में ऊर्जा देना पड़ेगा, चाहे विद्युत के रूप में दे, उष्मा के रूप में दे, तब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल के इस वाले कक्षा में आएगा, तो ऊर्जा का अवशोषण होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की ओर जाता है ना, बाहर वाली कक्षा से अंदर वाली कक्षा में जाएगा तो यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो ये था हमारा बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, क्या क्या बताया एक बार और देखें। बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ये हमारे रदरफोर्ड जी भी ने बताया था और बोर महोदय ने भी बताया था। ठीक है, तो ये हमारा परमाणु हो गया, परमाणु का ये नाभिक हो गया, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है ना, चक्कर लगाने के क्रम में ना ही कम होती है ना ही ज्यादा होता है, वो कांस्टेंट बना रहता है। तीसरी बात इन्होंने बताया कि जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कक्ष कहते हैं। अब ये जो तुमको दिख रहा है अलग अलग कक्षा, इसको हम बोलते हैं ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कक्ष बोलते हैं, एनर्जी सेल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ऊर्जा स्तर को हम लोग के एल एम एन ओ या 1 2 3 4 5 से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमारा हो गया, अगर तुम देखना चाहो तो इसको चलो हम मिटा लेते हैं, फिर से समझा देते हैं। चलो तो ये हमारा क्या है, एटम का परमाणु का नाभिक हो गया। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। अब ये हमारा पहला ऊर्जा स्तर है, तो ये हो गया हमारा के। ये हमारा दूसरा ऊर्जा स्तर है, काहे टेढ़ा हो रहा है ये हमारा दूसरा ऊर्जा स्तर है, तो ये हो गया हमारा एल। ये हमारा तीसरा ऊर्जा स्तर है, ये हो गया हमारा के एल एम। ये हमारा तीसरा ऊर्जा स्तर है के एल एम, ये हो गया हमारा एम। या फिर हम इसको 1 2 3 4 इससे भी सूचित करते हैं, तो ऊर्जा स्तर को ऐसे सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कूद सकता है, तो हमने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर वाले कक्षा से अंदर वाले कक्षा में आता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा का, अरे अंदर से बाहर ना, अंदर से अगर बाहर जाता है, अंदर वाली कक्षा से बाहर वाली कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, मतलब किसी न किसी रूप में ऊर्जा देंगे तब यह इलेक्ट्रॉन बाहर अंदर वाली कक्षा से बाहर वाली कक्षा में जाएगा। अब अगर बाहर वाले से अगर इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा निकलता है, मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ये कुछ बातें हैं नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। आगे हमको देखना है एक महत्वपूर्ण बात, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बोर ब्यूरी योजना। तो यहाँ तक हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल जो दो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, जैसे कि टॉमसन का परमाणु मॉडल था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, और फिर हमारा नील्स बोर के द्वारा जो परमाणु मॉडल दिया गया था, ये 3 परमाणु मॉडल्स को हमने यहाँ पर अभी तक देखा है। आगे जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बोर ब्यूरी योजना क्या होता है। अब बोर ब्यूरी योजना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है आगे जो हम सीखने वाले हैं। जैसे संयोजकता क्या है, अगर तुमको जानना है तो बोर ब्यूरी योजना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमको पता होना चाहिए। जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो बोर ब्यूरी योजना और तुमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। जैसे आयंस कैसे बनते हैं, आगे चल के हम सूत्र बनाने वाले, तो इन सारे बातों का बेस जो है वो बोर ब्यूरी योजना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का दूसरा भी तरीका है, बट अभी जो तरीका देखेंगे हम बोर ब्यूरी योजना के बारे में बात करने वाले हैं। तो बोर ब्यूरी योजना जो दिया गया था ना, ये दिया गया था यहाँ पर 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दिया गया था निल्स बोर और चार्ल्स ब्यूरी के द्वारा, चार्ल्स ब्यूरी के द्वारा।
तो ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने बताया बोर ब्यूरी योजना के बारे में। अब इन्होंने बेसिकली बताया क्या? अब इन्होंने बताया कि अगर हम एटम की बात करें तो एटम हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, उनको पता है ये हमारा नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और अलग अलग कक्षाओं में हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। समझो बात को, अलग अलग कक्षाओं में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है जो चक्कर लगाता रहता है। और इन अलग अलग कक्षाओं को बोर के परमाणु मॉडल में हमने देखा था कि इन अलग अलग कक्षाओं को हम लोग के एल एम एन, ठीक है, और अगर हमारा आगे भी कक्षा बनता है तो एम एन ओ पी क्यू इस प्रकार से हो सकता है। या अगर हम बात करें तो ये 1 2 3 4 इस प्रकार से हम कक्षाओं को सूचित करते हैं। तो बोर ब्यूरी योजना हमको यह बताता है कि पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, दूसरे कक्षा में कितना होगा, तीसरे कक्षा में कितना होगा, चौथे कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा। साथ ही यह बताता है कि पहले कक्षा के बाद दूसरा कक्षा कब शुरू होगा, तीसरा कक्षा कब शुरू होगा और चौथा कक्षा कब शुरू होगा। यही ये बात भी हमारा बोर ब्यूरी योजना बताता है। बेसिकली अगर बात करें तो बोर ब्यूरी योजना जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता है। अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आया, भाई ये क्या बला है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो यहां पर समझो, किसी भी तत्व के परमाणु के किसी भी तत्व के परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे यहाँ पर अलग अलग कक्षा है ना, तो इन कक्षाओं में यदि हम इलेक्ट्रॉन को दिखा दे कि एक में कितना है, एल में कितना है, एम में कितना है, एन में कितना है, तो वही हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो ये देख लो यहाँ पर हमने क्या कहा, किसी भी तत्व के परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण दर्शाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, और कुछ नहीं है। आगे समझने वाले बेहतर तरीके से उदाहरण की बात करेंगे तो तुमको समझ में आएगा। तो बोर ब्यूरी किसने दिया? निल्स बोर और चार्ल्स ब्यूरी ने 1921 ईस्वी में दिया। इन्होंने क्या बताया कि परमाणु का जो अलग अलग कक्षा होता है उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से बढ़ते हैं। अब इन्होंने बताया क्या, जरा इसके बारे में, इसको मिटा जरा, ठीक है, क्योंकि अपने पास जगह कम है। तो इन्होंने बताया क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आ जाओ जी, मिट जाओ। चलो जी, तो इन्होंने बताया क्या, बोर और ब्यूरी दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के क्या बताया कि किसी भी कक्षा में, है ना, पहला नियम देखो, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकता है। कितना हो सकता है? 8 हो सकता है। 8 नहीं बाबू, टू गड़बड़ा गया, 2n² हो सकता है, ठीक है। अब जहां n क्या है, हमारा कक्षा संख्या है। तो अगर हम बात करें पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है जरा बताना हमको। तो यहां से क्या करेंगे, 2, और कक्षा हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख, मतलब के में हमारा अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? यहाँ पर के में हमारा अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। दूसरी कक्षा में यानी कि सेकेंड कक्षा में हमारा इलेक्ट्रॉन जो रह सकता है, देखना, दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा 2, और n के जगह पर यदि 2 रखेंगे 2n² होता है, n के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि l में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहां पर देखेंगे तो 2 गुने 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18, यानी कि KLM में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। चौथी कक्षा में देखेंगे, चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो ध्यान से देखना, ये 2 गुने 3 पर पावर 3, 3 3 9 या 27, ये क्या हो गया भाई साहब,
ओ ओ 3 तिया 9 दूनी 18 KLM 27 27 27 27 क्या हो रहा है ये चौथी है ना वही तो हम बात कर रहे हैं ये तो 4 हो जाएगा ना 4 का स्क्वायर क्योंकि चौथी ये जो है ना n कक्षा संख्या है तो कक्षा नंबर 1 हुआ कक्षा नंबर 2 कक्षा नंबर 3 कक्षा नंबर 4 4 चौको 16 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन तो मतलब KLM n में हमारा 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और ये बढ़ते जाएंगे कक्षा बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर बढ़ता हुआ चला जाएगा क्लियर है बात और भी बात बताया इन्होंने और भी बात क्या बताया सबसे बाहरी कक्षा में सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन दे सकता है अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है ठीक है यानी कि अगर सबसे बाहरी कक्षा में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सबसे बाहरी कक्षा अगर मान लो चौथी कक्षा है तो सबसे बाहरी कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ठीक है चलो जी तीसरा जो रूल बताया ठीक है कोई भी कक्षा पूर्ण भरने के बाद ही अगले कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है अगले कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है अब आ जाओ ये तो कुछ बातें हैं है ना मतलब क्या है किसी भी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है वो भर जाएगा उसके बाद अगले कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा अब इस आधार पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या कहा जा रहा है किसी भी कक्षा में बेसिकली हमारा इतना ही तक का काम है ठीक है इतना ही तक का काम है अच्छा यहाँ पर पहली कक्षा यदि अंतिम कक्षा है तो उसमें केवल 2 और 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर हमारा 1 से 20 तक का तत्व है ठीक है और इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था दिखाना है और ये जो नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 ये परमाणु संख्या है क्या है परमाणु संख्या और अभी के लिए तुमको याद रखना है परमाणु संख्या जो होता है ना परमाणु संख्या ये किसके बराबर होता है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है आगे हम परमाणु संख्या के बारे में ही बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है क्यों होता है बराबर जस्ट इसके बाद हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे तो घबराना नहीं है तो परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो परमाणु संख्या 1 है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 कक्षा यहाँ पर लिख दे के एल एम और एन चलो जी तो इसका मतलब यहाँ पर चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है और के में अधिकतम देखो तो के वाले कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो के वाले में हमारा केवल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर ब्यूरी योजना के अनुसार केवल यहाँ पर एक यहाँ पर लिख देंगे ठीक है दूसरा है दूसरे कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8 और पहले कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2 तो यहाँ पर हीलियम के पास अब 2 परमाणु संख्या 2 है मतलब इलेक्ट्रॉन 2 है तो पहले कक्षा में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रह सकता है वो 2 रह सकता है और ये पहला कक्षा यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा अब अगर हम बात करें तीसरा लिथियम के बारे में तो लिथियम में यहाँ पर परमाणु संख्या 3 और यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है जैसा कि हमने बताया और एक इलेक्ट्रॉन अभी भी हमारे पास बच रहा है जो हमारा अगला कक्षा है एल उसमें प्रवेश कर जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिथियम का 2 1 हमारा हो जाएगा 2,1 जनरली हमेशा लिखते हैं यहाँ पर देखेंगे बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 इलेक्ट्रॉन है 4 परमाणु संख्या 4 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा बचा हमारे पास 2 जो हमारे एल वाला कक्षा में प्रवेश कर जाएगा तो 2 हमारा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से निकल के आ जाता है इस तरह से अगर हम लिखते चले जाएंगे 5 तो बोरन का परमाणु संख्या 5 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा जो बचा हुआ है एल इसमें अधिकतम 8 रह सकता है तो हम 3 तो डाल ही सकते हैं बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 3 इसमें चला जाएगा इस तरह से देखेंगे कार्बन का परमाणु संख्या 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 तो यहाँ पर पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 2 4 इलेक्ट्रॉन बचा है तो पहला 2 इलेक्ट्रॉन तो चला गया के वाले में बचा हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन 6 में से तो अभी 4 जो है इस वाले इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में एल में प्रवेश कर जाएगा ठीक है नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा ये हो जाएगा 2 और ये 5 ठीक है देन ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा पहली कक्षा में 2 8 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहली कक्षा में 2 और इस कक्षा में हमारा हो जाएगा 6 फ्लोरीन का 9 है 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 7 7 2 9 नियोन का देखेंगे 2 और 8
अब देखो यहाँ से थोड़ा सा अलग है कि दूसरी कक्षा में केवल L वाले में 8 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब नियोन तक आते आते हमारा दूसरा कक्षा भी फुल हो चुका है। अब तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, तो देखो यहाँ से मैग्नीशियम हमारा ये K है, L है, M है और N है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या है, पहले K वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर इस वाले में हमारा L वाले में अधिकतम 8, 8 2 10 और M हमारे पास अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है जो हमारे M वाले कक्षा में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से चूंकि 12 है तो सेम 2 और 8 तो 10 हो जाएगा, M में 2, L में 8, 8 2 10 और 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है जो M में प्रवेश कर जाएगा। एल्यूमिनियम का देखेंगे, पहले वाले में 2 13 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तीसरे वाले में हम अधिकतम यहाँ पर 18 दे सकता है, तो 3 तो डाल ही सकते हैं। M वाले कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 3 तो रख ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। आ जाओ जी। सेकंड का देखो 14 परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन 14, मतलब पहले कक्षा में 2, दूसरे वाले में 8 डाल दिए और तीसरे वाले में 8 2 10 और 10 यहाँ पर 4 तो डाल ही सकते हैं 18 की जगह पर, ठीक है। चलो जी, यहाँ पर फास्फोरस का देखो 15 है, इलेक्ट्रॉन 15 हो जाएगा, परमाणु संख्या 15 है, तो पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8 अधिकतम हो सकता है, 8 2 10 और तीसरी कक्षा में 5 तो आसानी से आ ही सकता है क्योंकि इसकी क्षमता 18 इलेक्ट्रॉन रखने की है, ठीक है। सल्फर, यहाँ परमाणु संख्या 16 है, इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया 16, पहले में 2 हो जाएगा, दूसरे में 8 8 2 10 और यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्लोरीन पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में यहाँ पर 8 2 10 और तीसरे कक्षा में यहाँ पर 7 हो जाएगा। आर्गन दूसरे पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8 2 10 10 और 8 18। तो यहाँ तक जो आर्गन तक हम देख रहे हैं ना, ये बोर ब्यूरी योजना फिट बैठता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आगे का जो 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो पोटेशियम है 2 8 8 1 और 2 8 8 2, ये हमारा बोर ब्यूरी योजना पे फिट नहीं बैठता है। बोर ब्यूरी योजना के अनुसार इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, ठीक है। बट होता यही है क्योंकि यहाँ पर देखो 18 इलेक्ट्रॉन आ सकता था ना, लेकिन ये चला गया एन में, 8 के बाद अगला कक्षा खुल गया, अगले कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया 1 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर 8 के बाद अगला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया। तो ये बोर ब्यूरी योजना के अनुसार नहीं है। क्यों होता है हम आगे के कक्षाओं में देखेंगे, बट हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कहाँ तक, 1 से 20 तक का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। आगे देखते हैं हम परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या